सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना अर्न कर सकता है। अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, राइट? अराउंड 1500 इंटरव्यूज तो लिए होंगे। बिल्कुल 1000 आप बता रहे थे लगभग अमेजोन में लिए हैं, बाकी फेसबुक में भी बहुत सारे फेसबुक में लिए हैं और बहुत कंपनीज में लिए हैं। तो करेक्ट। कोई कितना भी नेगेटिव बोले डीएसए के बारे में कि डीएसए ही राइट तरीका है कैंडिडेट्स को हायर करने का। कैंडिडेट्स को लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था यार, मैं रिजेक्ट कैसे हो गया इस राउंड में, तो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भी ये चीज हुई, एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि फालतू में मैंने एचआर से लड़ाई कर ली। मैंने तो इंटरव्यू में एक्चुअली में बेकार परफॉर्म किया था जो मैं सोचा था। मैंने कॉल्स बहुत अटेंड किए, तो मुझसे कॉल पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमें सिस्टम डिजाइन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो सारी कंपनीज की हायरिंग फ्रीज थी, सब खुल चुकी है। उसमें लोग क्या कर रहे थे कि हाई लिख देते हैं और बस फिर उसके बाद गायब कि बंदा पहले रिप्लाई करे हाई का, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद पूछो, और हाई का फिर रिप्लाई करा कि हेलो। आपको कोई रीच आउट करता है या मुझे कोई रीच आउट करता है रेफरल्स के लिए, तो एक सही तरीका क्या है रीच आउट करने? फिर वो बोलेगा कि सर हाउ आर यू, वो पूछेगा कि आप गूगल में काम करते हो। सीक्रेट डीएसए और सिस्टम डिजाइन, यही दो सीक्रेट है और कोई अलग सीक्रेट नहीं है कि अलग से कोई बुक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज हमारे साथ रोहित हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। रोहित ने अमेजोन में काम किया हुआ है, देन ही जॉइंड फेसबुक लंदन एंड नाउ ही इज वर्किंग एट गूगल इंडिया। तो बहुत सारी फैंग कंपनीज में काम किया हुआ है, ओवर 2000 इंटरव्यूज लिए हुए हैं। सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहने वाली है, आप लोग एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि एक इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, आप लोगों को किस तरीके से उनका आंसर देना चाहिए, करंट हायरिंग सिनेरियो कैसा चल रहा है। तो काफी इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहने वाली है, वॉच टिल द एंड। रोहित के बारे में मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाई हुई है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी डिस्कस करी है, हाउ ही केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, जॉइंड एमसीए एंड देन क्रैक्ड ऑल दीज कंपनीज। बाकी हमारा जो डीएसए का कोर्स है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द करिकुलम। मैं डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर के खुद से देख लेना कि क्या करिकुलम है। वी हैव एडेड द फ्लेवर ऑफ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग ओवर ऑल द इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स। हम लोग एक फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड लर्निंग अप्रोच रखने वाले हैं, जहां पर आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि ये एल्गोरिथम है, इसको ऐसे यूज कर लो। वी विल राइट द एल्गोरिथम बाय थिंकिंग कि यार इस एल्गोरिथम को कैसे सोचा गया होगा, राइट? तो बहुत ही डिटेल्ड कोर्स रहने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ 6 months लॉन्ग कोर्स विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विद अ लॉट ऑफ लर्निंग। सो चेक आउट द लिंक, इट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। सो टुडे वी हैव रोहित विद अस, जिनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब हमारी जो फैंग कंपनीज होती है ना, तो फैंग कंपनी में से 3 कंपनी में तो काम कर ही रखा है, फेसबुक में, अमेजोन में, एंड करंटली ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट रहने वाली है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हायरिंग सिनेरियो, हायरिंग कैसे होती है, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज रोहित ने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं रोहित। ठीक है, आपका छोटा सा इंट्रो तो मैंने दे ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना अर्न कर सकता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बड़े सारे रोल हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसकी बात करें जो कोड करता है, जो कोड भी लिखता है ना। जैसे स्टाफ, सीनियर स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, प्रिंसिपल, सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर्स हो गए। तो बड़ी कंपनीज में उनकी, जैसे यूएस की बात करें तो उनकी सैलरी कैन गो अप टू 3 to 5 million। 3 to 5 million, क्योंकि उनको स्टॉक्स मिलते हैं, रिफ्रेशर मिलते हैं, रिफ्रेशर अक्यूमुलेट होते जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। 5 मिलियन हो गया आपका, 40 करोड़ के आसपास। 40 करोड़ के आसपास भाई साहब। अच्छा, इंडिया की बात करें तो? इंडिया की बात करें तो मेरे को लगता है कि 3 to 4 करोड़ इज नॉट कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इतना अचीवेबल है इंडिया में इजीली। 500,000। हाँ, 500,000। ऑसम, तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। बहुत पैसे बिल्कुल है। जिनको लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, हियर इज योर आंसर, राइट? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द पॉडकास्ट। अब यार कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया बीसीए ऑनलाइन करना सही रहेगा, अगर हम लोग एमसीए डिस्टेंट लर्निंग से कर लें, सो इज इट अ गुड ऑप्शन, या फिर बीटेक का कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया जाए? अब यार इन सारे ही सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कॉलेज विद्या पे। कॉलेज विद्या पे यू कैन गो एंड कंपेयर डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन 30 डिफरेंट फैक्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आपको फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग भी मिल जाएगी विथ एकेडमिक एक्सपर्ट्स, जिससे कि आप अपना डिसीजन जो है वो अच्छे तरीके से ले पाएंगे। It also has a unique feature to suggest you, recommend you universities in just 2 minutes. अब यार कई बार क्या होता है ना कि कॉलेजेस के नाम पे कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, बट यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस लिस्टेड हैं, these all are government approved. You will get a dedicated counselor from the start of the admission till your placement. यहाँ पर आपको EMI ऑप्शन भी मिल जाता है to reduce your financial burdens. So it's a one-stop solution for all your college and university searches. अब यार एक और इंपॉर्टेंट चीज,
कॉलेज विद्या पे देयर इज अ प्लेसमेंट सपोर्ट एज वेल. आफ्टर यू join the college you will get a placement support which is worth 6,999, but in this last month of admission they are giving it for free. So definitely check it out, link is there in the description. Go and register if you are searching for college. अब हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो ये रही बात सैलरीज की. अब मुझे आप ये बताइए कि आपने फैंग कंपनीज में काम किया हुआ है. व्हाट इज दैट सीक्रेट जिससे फैंग कंपनीज में हम लोग एंटर कर सकते हैं? बिकॉज आपने फेसबुक क्रैक करी है, अमेजोन क्रैक करी है, गूगल भी क्रैक करी है, राइट? तो उसके बारे में बताइए. तो सीक्रेट सबको पता है, बट लोग वही है कि सबको देखते हुए भी अनदेखा करते हैं. सीक्रेट डीएसए और सिस्टम डिजाइन, यही दो सीक्रेट है, और कोई अलग सीक्रेट नहीं है कि अलग से कोई बुक है जो जिसका एक्सेस मेरे पास है और बाकियों के पास नहीं है. तो डीएसए और सिस्टम डिजाइन पे आपको बहुत, मेरे को लगता है कि सबको मेहनत करनी चाहिए. और लोग कितना भी मजाक उड़ाएं डीएसए का कि प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, अब कंपनी में जब काम करते हैं तब तो नहीं करते हैं, बट लोग ये चीज को टोटल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि डीएसए से आपका ब्रेन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप होता है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. जब कंपनी में जाते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा हो, बट आपका ब्रेन अब ट्रेंड है टू चैलेंज और हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स. करेक्ट. उसलिए डीएसए, मैं कितना भी नेगेटिव बोले डीएसए के बारे में, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि डीएसए ही राइट तरीका है कैंडिडेट्स को हायर करने का. और जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल और फेसबुक, दे हैव डन इनफ रिसर्च कि डीएसए से लाया हुआ जो कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, वो मच बेटर परफॉर्म करता है. अच्छा, राइट. तो कुछ अभी ये भी चल रहा था मार्केट में बीच में कि डीएसए से इंटरव्यूज नहीं होंगे आगे के टाइम में, इट्स गोना डाई, ऐसा भी कुछ है क्या? अब मेरे को अभी कुछ कंपनीज ट्राई कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, बिकॉज कुछ कंपनीज का ये है कि, और वो मोस्टली वो कंपनीज ट्राई कर रही हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं. ठीक. जैसे किसी कंपनी में काम ही उनका जावा पे है और उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो किसी को लाएं और जावा सिखाएं, राइट? उनके लिए मेक सेंस करता है कि वो जावा का इंटरव्यू ले. अच्छा, कि जावा डेवलपर को हमें हायर करना है, राइट? बट जो फैंग कंपनीज होती हैं, ये ओपन सोर्स तो यूज करती हैं काफी, लेकिन ओपन सोर्स के साथ साथ ये अपना खुद का एक रैपर लिखती हैं उसके ऊपर. मतलब इनके यहाँ जो आपने भी देखा होगा गूगल में, जो ये जिस तरीके से जावा का कोड लिखते हैं वैसे बाहर में नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. और ये कंपनीज ज्यादातर खुद की लैंग्वेज डेवलप कर देती हैं. जैसे गूगल ने कार्बन करके एक लैंग्वेज डेवलप करी है अपनी. फेसबुक की एक लैंग्वेज है हैक, जिसपे सारा फेसबुक उसी पे चलता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह मेजर चीजें, जो वेबसाइट है उनकी मेजरली वो हैक पे रन होती है. तो ये कंपनीज, अब हैक का इंजीनियर कहां मिलेगा इनको बाहर? नहीं मिलेगा. ये क्या करते हैं कि यार डीएसए पूछ लो, बिकॉज डीएसए वाला बंदा इज अ गुड लर्नर, इज अ फास्ट लर्नर. ये क्वालिटीज उसकी समझ में आती है डीएसए से. अच्छा, तो वो सोचते हैं कि बंदे को आने दो, और हमारे पास इतने इनफ रिसोर्सेस हैं, इतने पैसे हैं कि हम उसको 1-2 महीने का टाइम देंगे सीखने के लिए. ओके. तो बड़ी कंपनीज ये लग्जरी अफोर्ड कर सकती है, इसलिए बड़ी कंपनीज मेरे को नहीं लगता कि डीएसए के पैटर्न से हटने वाली है एनी टाइम सून. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज ना मेरे को पता, अनबायस्ड होकर बताना थोड़ा सा. मैंने डीएसए का कोर्स स्टार्ट किया एंड हैव बीन टीचिंग डीएसए सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपको क्या लगता है कोर्सेज वगैरह कुछ फायदा है या फिर एवं कंटेंट तो फ्री में अवेलेबल है? हाँ, तो जैसे आपने बताया कि कंटेंट तो सब जगह अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सब कुछ है. बट होता क्या है रियलिटी में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेंड है कि हम लोग बचपन से ना स्कूल जाते थे, स्कूल में टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था, हमारी उससे लर्निंग की हमारा ब्रेन ट्रेंड है कि वैसे लर्निंग करने के लिए. ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ के खुद से सीखने के, या स्कूल में भी अगर ये होता कि हमें बुक पकड़ा दी, ये बुक पढ़ लेना, एग्जाम देने आ जाना, वैसा नहीं होता था, राइट? होता क्या था कि कोई पढ़ाता था. तो कुछ लोगों को होता है कि सपोर्ट चाहिए होता है, कोई समझाने वाला चाहिए होता है. वो लिखी हुई चीज ही कोई बस वर्बली मुंह से बोल दे, वो उसमें समझ जाते हैं कई बार. करेक्ट. तो अगर आप वैसे पर्सन हो तो आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल है. आप ऐसे पर्सन हो जो अपने आप को रेगुलरली मोटिवेट नहीं रख पाते हो, तो कोर्सेज हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टीचर होगा आपको मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, वो चाहिए. आप ऐसे पर्सन हो जिसको जो रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाता, कोर्सेज में लाइव क्लासेस होते हैं जैसे आपके कोर्सेज में. हाँ. तो लाइव क्लासेस से क्या होगा कि आपके पास एक प्रेशर रहेगा कि यार मेरे को अटेंड करनी है वो क्लास, और क्लास में जो पढ़ाया, राइट, वो मेरे को मतलब आगे पढ़ना है. तो और कुछ जैसे क्लास के बाद आप शायद हो सकता है कुछ होमवर्क वगैरह, टास्क वगैरह देते हो, तो वो करना है. करेक्ट. उसके बाद में क्या होता है कि एक थोड़ा सा मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर मनी का भी होता है. आपने मान लो पैसे दिए, 1000 रुपए ही दिए ना, आपको लगता है मेरे को यार अपने इंडियन की मेंटालिटी क्या होती है
कि मेरे को पैसे अपने सारे वसूलने हैं किसी तरह, तो मैं टीचर का तो अब जान खा जाऊंगा तो वो सब भी कर सकते हो आप। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन कोर्स लेने के, नुकसान कुछ नहीं है। यस, कंटेंट तो जैसा कि आपने बताया, मुझे भी बताया, कंटेंट अवेलेबल है। हमने बनाया read.learn.com, जहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आर्टिकल बेस्ड। बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं वहाँ पर। राइट, जिनको मोटिवेशन है, जो लोग खुद से मोटिवेटेड रह सकते हैं, डेफिनेटली जाकर के फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा कोर्स है डीएसए का जिसपे एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक है तो ये है डीएसए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर्सेज मेरे को लगता है कि लेने चाहिए ना, कोई उसमें नुकसान कुछ नहीं है। आप जितना पहले आता था उससे बेटर बनोगे ही बनोगे। राइट, यस। तो बाकी सिस्टम डिजाइन के बारे में मुझे बताइए कि सिस्टम डिजाइन कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल ना फ्रेशर्स, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया डीसीए कोर्स स्टार्ट किया था, सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ, तो मैंने कॉल्स बहुत अटेंड किए। तो मेरे से कॉल पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमें सिस्टम डिजाइन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। फ्रेशर्स पूछते हैं। अच्छा, तो पता नहीं कहाँ से, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था, अब मुझे पूछा भी नहीं गया, गूगल में नहीं पूछा, मैंने क्योरफिट में काम किया था, उसमें इंटरव्यूज नहीं पूछा था मेरे से। सो व्हाट इज द करंट ट्रेंड, सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है और किस लेवल पे पूछा जाता है? हाँ, तो सिस्टम डिजाइन मेरे को नहीं लगता फ्रेशर से पूछा जाता है। स्पेसिफिकली कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये बिल्कुल भी सिस्टम डिजाइन नहीं पूछती। अगर आप SD1 लेवल के लिए जा रहे हो तो कोई सिस्टम डिजाइन कहीं पे नहीं होता। इवन SD2 लेवल पे भी गूगल और फेसबुक नहीं होता। हाँ, आपको ऑप्शन देती है SD2 लेवल पे। आपको रिक्रूटर कॉल करके पूछता है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग सिस्टम डिजाइन और यू वांट ऑल 4 राउंड्स टू बी डीएसए। करेक्ट, SD2 लेवल की बात कर रहा हूं। हाँ। SD3 लेवल पे होता है, जो मेरा लेवल है, उस पे होता है कि आपको एक सिस्टम डिजाइन तो देना पड़ेगा। वहां पे भी आप चूज कर सकते हो मेरे को 1 देना है कि 2 देना है। अच्छा, है ना। तो वहां से ज्यादा सिस्टम डिजाइन बहुत सीरियस होता है। तो जैसे कि सिस्टम डिजाइन के कुछ एस्पेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है SD1 फ्रेशर्स के लिए भी, है ना। वो है आपका डेटाबेस स्कीमा हो गया, क्लास डायग्राम्स हो गए, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डिजाइन पैटर्न्स। ओके, जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर रहे हो तो डिजाइन पैटर्न्स है। जैसे कि गैंग्स ऑफ 4 करके एक बुक है जिसने कलेक्ट करे 20 डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, अब बुक बहुत पुरानी हो गई है, आजकल नए डिजाइन पैटर्न्स भी आ गए हैं। तो वो चीजें अगर वो आएंगे तो वो डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज होगा। ओके, राइट। बट अगर फैंग की कंपनी की बात करूं सिर्फ, तो नहीं पूछते, वो भी नहीं पूछते, LLD भी, राइट। ओके, है ना। तो SD2 आपका एक बार 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, देन आपको सिस्टम डिजाइन डेफिनेटली करना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि आप उसके बाद में एलिजिबल हो आप SD2 लेवल के लिए। ओके, और जैसे Amazon है, Amazon अच्छे से सिस्टम डिजाइन पूछती है SD2 लेवल के लिए, और आप 2 साल बाद बेसिकली एलिजिबल होते हैं उस रोल के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, राइट? अराउंड 1500 इंटरव्यूज तो लिए होंगे। बिल्कुल, 1000 आप बता रहे थे लगभग Amazon में लिए हैं, बाकी फेसबुक में भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत कंपनीज में लिए हैं। तो करेक्ट। तो मुझे ये बताइए कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू क्रैक दीज कंपनीज? मतलब कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्या रेशियो होता है, कैसे रिजेक्शंस होते हैं? ठीक है, तो एक रफ एस्टिमेट बता सकता हूं मैं, मेरे को एकदम एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है अभी। तो रफली आप मान के चलो कि फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। तो फेसबुक में 1000 लोग उनके करियर पेज पे और लिंक्डइन के थ्रू, रिक्रूटर्स को, रेफरल्स के थ्रू 1000 रेज्यूमेस आए फेसबुक के पास। ठीक है, 1000 में से वो लोग पहले ही लेवल पे उनका अपना AI का सिस्टम बना हुआ है जो फिल्टर आउट कर देता है। ATS बोलते हैं ना? ATS, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वो फिल्टर आउट कर देता है, फाइनली वो 100 रिज्यूमे उसमें से सिलेक्ट करता है कि यार ये अच्छे रिज्यूमे, इनको कंसिडर किया जा सकता है। रिक्रूटर उन 100 लोगों को पर्सनली रीच आउट करता है, और जैसे गूगल में है, रिक्रूटर भी टेक्निकल बंदा होता है। हाँ, तो वो आपसे कुछ रैंडम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, जस्ट एक हाई लेवल फिल्टर लगाने के लिए। वहां वो तो समझ जाता है कि आप मतलब कंप्यूटर साइंस के ही हो या कहीं बायोलॉजी पढ़ रहे थे और यहाँ पे रेज्यूमे डाल दिया। ठीक है, तो वो कर लेता है वो एक छोटा सा फिल्टर। उसके बाद में एक स्क्रीनिंग राउंड होता है, फेसबुक और गूगल, Amazon तीनों जगह होता है। अब स्क्रीनिंग राउंड जो है अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका होता है। जैसे Amazon का होता है, वो एक आपको कोडिंग का लिंक भेज देता है कि वो कोडिंग 4 क्वेश्चन रहेंगे, वो सबमिट करो, ऊपर भी आपको कोडिंग लिंक भेजता है। ठीक। गूगल और फेसबुक ये एक प्रॉपर इंटरव्यू राउंड रहते हैं, उसको स्क्रीनिंग राउंड रहता है, जिसका फीडबैक आपके फाइनल रिजल्ट में कुछ वो नहीं करता। दिस इज जस्ट अ फिल्टर। यस। तो 100 में से फिल्टर होकर 10 ही बच्चे बचते हैं, और उस 10 में से प्रोबेबली 1 या 2 कन्वर्ट होता है फाइनली, जिनको ऑफर मिलता है। तो 1000 से एक मतलब 0.1%। हाँ, मतलब
वो बहुत ही, तो वही इसीलिए ये इसको बहुत डिफिकल्ट बताता है क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत बहुत हाई है। करेक्ट। इंडिया में ही मतलब मेरे को लगता है कि 10 लाख बच्चे तो जेई का एग्जाम देते हैं एडवांस का, और उसमें से लगभग सारे ही लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, किसी ना किसी कॉलेज से कर ही लेते हैं। इमेजिन करो कि सब अप्लाई करना चाहते हैं गूगल फेसबुक। बिल्कुल बिल्कुल, काफी टफ कंपटीशन हो जाता है। हाँ। बाकी मुझे ये बताइए कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो कैंडिडेट किस रीजन की वजह से इंटरव्यूज में आकर के रिजेक्ट होते हैं? क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि स्टूडेंट का चलो ठीक है इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो गया, वो कहते हैं कि रिक्रूटर ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, या फिर मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मैं फिर भी रिजेक्ट हो गया। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यूज में? तो ये तो चीज होती है इंटरव्यूज में कि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था यार, मैं रिजेक्ट कैसे हो गया इस राउंड में, तो मैं रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भी ये चीज हुई, मैं कई बार एचआर से लड़ाई भी हो गई मेरी कि मेरे को बताओ फीडबैक कि क्यों हुआ मैं रिजेक्ट। तो कभी एक दो बार मुझे अच्छे एचआर मिले जिन्होंने मेरे को फीडबैक पढ़ के भी बताया, तो मेरे को एक्चुअली में रियलाइज हुआ कि यार मेरे को एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि फालतू में मैंने एचआर से लड़ाई कर ली, मैंने तो इंटरव्यू में एक्चुअली में बेकार परफॉर्म किया था जो मैं सोचा था। तो मेजर जो रीजन होते हैं, बच्चे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं, है ना, तो वो शो करता है कि इमेच्योरिटी शो करता है कैंडिडेट की, कि ना उसने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस ही नहीं पूछे ढंग से, क्वेश्चन समझा ही नहीं, वो सोल्यूशन करने लगा। क्योंकि इंटरव्यू जो आपको आधा अधूरा एम्बिगुअस सा क्वेश्चन बताता है, एम्बिगुअस सा क्वेश्चन देता है, वो कहानी बना के देता है आपको, फिर उसमें से कोर एल्गोरिथमिक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे डीएसए की बात करें हम। दूसरी चीज जो होती है, उनकी कोडिंग उतनी फाइन नहीं होती। फाइन मींस कि सेमीकोलन मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो शो करता है। आप इवन दो ये लुक लाइक कि आपने एक सेमीकोलन मिस करा है, बट दैट शोज अ वेरी बिग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर्स कि आप अभी हैंड्स ऑन नहीं हो, आप रोज कोड नहीं लिख रहे हो, इस वजह से सेमीकोलन मिस हुआ है आपसे। या कोई सिंटैक्स एरर हुई है, या कोई फंक्शन आपको, कोई जैसे कि जावा में हैश मैप है, आप हैश मैप को इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैं तो ये तो गूगल पे है ना, मैं तो जब कोड लिखूंगा तो कॉपी कर लूंगा ना, इसको ये याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बट वो शो करता है कि आप कितने हैंड्स ऑन हो, है ना, तो वो इंटरव्यूअर चेक करता है कि आप कितने हैंड्स ऑन हो कोडिंग में, मैच्योरिटी कितनी है। दो चीज हो गई। उसके बाद में जब आप कोड लिखते हो, आप कोड लिखते समय आप स्पीकिंग लाउडली उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि मैं क्या कर रहा हूं। इंटरव्यू भी तो समझे कि कैसे ये सोल्यूशन बनाया, रटा हुआ था कि अभी बनाया है ना। तो इंटरव्यू वहां भी पकड़ लेता है, तुमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, बट वो समझ जाता है कि रटा हुआ था। करेक्ट। जनरली वो एडवाइस ये करते हैं कि आपको क्वेश्चन अगर पता है तो आप बता दो कि ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, सॉल्व करा हुआ है। तो वो एक्सपेक्टेशन होती है, आप वहां पे आप मैसअप कर देते हो इंटरव्यू को। आप फिर इंटरव्यू को और भी अलग अलग लेवल पे मैसअप कर देते हो। इंटरव्यूअर जब होता है, तो जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, वो कंटिन्यूअसली बिहाइंड द सीन नोट्स ले रहा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन कर रहा है वहां पे, है ना। जैसे आपकी कोडिंग की स्पीड कितनी है, अच्छा, ठीक है, और फिर वो फॉलो अप क्वेश्चन करता है। अगर वो क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज करता है, तो आप फिर उसको अप्रोच कैसे करते हो। अगर आप क्वेश्चन पे अटक रहे हो, तो डेफिनेटली सारे इंटरव्यूज हिंट्स देते हैं। हाँ। आप हिंट्स फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। हिंट्स देने के बाद भी आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, आप बस कंप्लीटली स्टक हो गए। क्वेश्चन को सोल्यूशन तो बना लिया, आप एग्जांपल लेके उसको ड्राई रन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, राइट। आपने कोड लिखा, उसमें एक बग है जो इंटरव्यूअर ने स्पॉट कर लिया, वो आपसे आप पूछे कि यार तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे सोल्यूशन में बग है, ढूंढो, तुम डिबग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके। उसके बाद में तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें बता पा रहे हो कि नहीं अच्छे से। अगर तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गलत बता दी, तो वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, बिकॉज की इतनी बेसिक चीज ही नहीं पता थी तुम्हें कोडिंग की, ठीक है। तो ये सारी चीज है। फिर उसके बाद स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप इंटरव्यू प्रिपेयर करके आया था कि मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम ले लिया कि वो दूसरा नहीं पूछ पाया, तो वो डेफिनेटली आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व करा, बट वो बंदा प्रिपेयर होकर आया था 2 क्वेश्चन के लिए। यस। तो वहां पे हो सकता है कि आपको वो रिजेक्ट कर दे। ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, यस, है ना। ओके। तो इस वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। और मतलब ये सारी चीजें लर्नेबल स्किल्स हैं। ये ऐसी स्किल नहीं कि बचपन से होती है किसी के पास। हाँ, ये सीखने वाली चीज, ये सीखने वाली चीज है। सारी चीजें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आप सीखते जाओगे कि कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना है अच्छे से। यस, ठीक है। एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल का रिसेशन का, जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि यार अब तो जॉब्स नहीं रही। मतलब मैं कॉलेजेस विजिट करता हूँ बहुत सारे, तो वहाँ पर थोड़ा डाउन से फेसेस दिखते हैं मेरे को स्टूडेंट्स के, कि भाई अब तो जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, कैसे हायरिंग होगी, क्या होगा, राइट। और दूसरा एक एआई और आ गया ऊपर से यार, जो जॉब्स खा रहा है हमारी। तो मुझे बताइए रिसेशन का कैसा इंपैक्ट हो रहा है, मतलब करंट हायरिंग सिनेरियो पे। तो देखो, 1 साल पहले तो हालत काफी खराब ही थी मार्केट की।
बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना, दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हर चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखता ही है आपको। और ये चीजें होती रहेंगी। हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ही देखा है लास्ट 20 ईयर में ग्रो होते हुए, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द अप एंड डाउन्स जो आते ही रहेंगे, आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। बट करंट सिनेरियो की बात करूं तो सारी कंपनीज की हायरिंग फ्रीज थी, सब खुल चुकी है। लाइक Amazon स्टार्टेड हायरिंग, गूगल स्टार्टेड हायरिंग, फेसबुक स्टार्टेड हायरिंग, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड हायरिंग। सारी फैंग कंपनीज अभी हायर करना शुरू कर चुकी हैं, और फ्रेशर्स भी हायर कर रहे हैं, तो कॉलेज भी जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें शुरू हो रही है, थोड़े से लो पेस पे शुरू हो रही है जो पहले था, बट शुरू हो रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस भाई तैयार हो जाओ आप लोग, अब पूरी अपनी दोबारा से फोकस लेके आ जाओ। एक तो यार ये फोकस हट जाता है स्टूडेंट्स का, बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स का फोकस हटाना। जस्ट तुम एक बार जाकर के बोल दोगे ना कि हायरिंग नहीं हो रही है, पढ़ना रोक देंगे मतलब एकदम। पढ़ना तो नहीं रोकना है कभी भी, पढ़ते तो रहना ही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तैयार रहना है उस चीज के लिए। बस तैयार रहना है। दूसरी चीज एआई पे बात करते हैं, ठीक है। तो एआई का इतना बड़ा वो बना रखा है कि मतलब एआई सबकी जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो जॉब ले ही लेगा, क्योंकि कोड लिख देता है। वो लोग चैट जीपीटी पे से बोलते हैं कि ये वाला फंक्शन लिख दो, वो लिख देता है। हाँ, मतलब जॉब खा जाएगा। बोल दो उस फिबोनाची का कोड बना दो, वो बना देता है एकदम मस्त, तो जॉब खा जाएगा। तो फिबोनाची का कोड बनाना या बाइनरी सर्च बनाना, ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना। ये इसके सबके कोड अवेलेबल है गिटहब पे, तो इसलिए वो बता देता है। तो इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। तो एआई काम कैसे करता है, जैसे चैट जीपीटी है, वो किसी डेटाबेस पे ट्रेंड है, उस पे बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि क्या आंसर देना है। हाँ। वो ट्रेंड, अब जैसे कोडिंग का एग्जांपल लेते हैं, कोडिंग के लिए वो ट्रेंड किस पे है, जो कोड लोगों ने लिखा है, ह्यूमंस ने लिखा है। एंड ह्यूमंस राइट वेरी बैड कोड, मतलब ये फैक्ट है। 99% ऑफ द इंजीनियर्स, 99% ऑफ द कोड बेस आर बैड। वो सब बेकार ही कोड लिखा है, उसमें सही से डिजाइन पैटर्न्स यूज नहीं है, और मतलब मेस ही मेस होता है हर कंपनी में। वो सारे उस बेकार कोड पे ट्रेंड है। बेकार कोड पे ट्रेंड है, जब उससे ट्रेंड है, उससे जब पूछोगे कि कोड लिखो, तो वो बेकार ही कोड लिखेगा। हाँ। जब प्रोडक्शन लेवल का कोड नहीं लिख पाता है वो अभी। करेक्ट, राइट। तो मैं बहुत फ्यूचर का तो नहीं कह सकता, मेरे को लगता है अभी 5 साल पीछे ही है उस लेवल तक जाने के लिए कि एकदम परफेक्ट वो कोड लिखे। प्लस कंपनीज के यूज केस, बिजनेस यूज केस इतने स्पेसिफिक होते हैं, उसमें इतना ह्यूमन टच चाहिए होता है। ह्यूमन ही अभी अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या इंट्रिकेसीज हैं, कौन से कॉर्नर केसेस हैं, क्या मुझे ध्यान रखना है मेरे कस्टमर के लिए। वो सारे ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मशीन अभी नहीं कर पाएगी इस पॉइंट पे। तो इसीलिए कोडर तो चाहिए आपको, डेवलपर्स चाहिए, और अच्छे डेवलपर्स चाहिए मार्केट में। लगभग 5 साल के लिए तो जॉब सेफ है। 5 साल 10 साल मेरे को नहीं लगता कि अभी कुछ भी जाने वाला है। हाँ, एआई आपको एक बहुत आपका कैंपेनियन की तरह काम कर सकता है। बहुत सारी चीजें कोड में ऑटो सजेस्ट के रूप में बड़ा आपकी हेल्प कर सकता है। आपको इंटरनेट से सही आंसर ढूंढने में बहुत जल्दी मदद कर सकता है, कि वो पूरा इंटरनेट वो फटाक से स्कैन कर लेगा और आपको बता देगा कि यार ये आंसर है इसका, रेदर देन आप स्पेसिफिक आंसर। हाँ, रेदर देन आप गूगल पे हर एक लिंक को खोल के देखो कि मेरे जो डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ मिलेगा। ये सारी चीजें एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। ओके, है ना। ओके, तो वहां आप एआई की हेल्प लो, है ना। कोड में अपने प्लगइन्स डाल लो एआई वाले, जो कोड आपको ऑटो सजेस्ट करते हैं। जब वो ऑटो सजेस्ट करे, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो ऑटो सजेस्ट कर रहा है तो परफेक्ट ही होगा, गलत भी सजेस्ट करता है। ठीक है, तो आपको वहां पे एज अ कैंपेनियन उसको यूज करो। बहुत अच्छा कैंपेनियन, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगोशिएट कैसे किया जाए। आपने 3 CR तक का ऑफर क्रैक किया है, तो जरूर आपको नेगोशिएशन के कुछ टिप्स आते होंगे, तो बताइए कैसे नेगोशिएट करें। तो नेगोशिएशन की देखो एक ही तरीका है कि आपके पास ऑफर्स होने चाहिए, है ना। आप डायरेक्टली कंपनी को बोलोगे कि मुझे इतने का पैसा, इतना पैकेज चाहिए, इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, कोई ऐसे कुछ नहीं सुनने वाला आपका। राइट। तो आपके पास आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि आप पहले से कुछ ऑफर लेके रखो, एंड देन आपकी जो ड्रीम कंपनी है आप वहां फिर अप्लाई करो। अच्छा, राइट। और उसके बाद में उनको बताओ कि देखो मेरे पास ये ऑफर हैं, और मैं अभी और मेरे इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे हैं। अच्छा, तो आप बताओ आप कितना मैक्सिमम दे सकते हो, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। 1-2 बार बैक एंड फोर्थ होता है, और फिर फाइनली जो आप देखते हो कि हाँ मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वहां तक आ रहा है, और ऐसे करके आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो। पहला ऑफर जो होता है जनरली मैं एक्सेप्ट नहीं करता, फर्स्ट वाले में तो बोल ही देता हूँ कि नहीं, दिस इज बिलो माई एक्सपेक्टेशन। और आपके पास ना कोई बैकिंग होनी चाहिए, मतलब डेटा बैक्ड होना चाहिए। आप कोई रैंडम नंबर नहीं बोल सकते। आप थोड़ी सी रिसर्च भी करते हो, आप पता करते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे लोग अपनी सैलरीज डालते हैं। आप प्लेटफॉर्म करते हो, आप रिसर्च करते हो प्लेटफॉर्म्स पे कि इस लोअर के लिए मैक्सिमम इतना तक देते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना एडजस्ट करते हो कि मेरे को इतना मांग लेना चाहिए। करेक्ट ना। तो मैं भी वही स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ, सबको वही सजेस्ट करता हूँ। ऑसम ऑसम।
ठीक है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो कि आपको कोई रीच आउट करता है या मुझे कोई रीच आउट करता है रेफरल्स के लिए, तो एक सही तरीका क्या है रीच आउट करने का? क्योंकि कई बार लोगों को रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं। हाँ, तो रीच आउट करने का फर्स्ट बेसिक चीज जो बोलूंगा, मैंने अभी एक दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था उसके ऊपर, क्योंकि मुझे सडनली बहुत लोगों के रीच आउट आ रहे थे मेरे आर्टिकल पब्लिश करने के बाद में, गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस का आर्टिकल। उसमें लोग क्या कर रहे थे कि हाई लिख देते हैं और बस फिर उसके बाद गायब, कि बंदा पहले रिप्लाई करे हाई का, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद पूछो, और हाई का फिर रिप्लाई करा कि हेलो, फिर वो बोलेगा कि सर हाउ आर यू, फिर वो पूछेगा कि आप गूगल में काम करते हो। वो क्वेश्चन पे आता ही नहीं है, फाइनल क्वेश्चन पे। फिर बहुत कन्वर्सेशन के बाद में फाइनली पूछेगा कि सर कैन आई गेट अ रेफरल एट गूगल। अरे पहले ही बता देता है वाली बात। सही बात है। ठीक है, दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वैसे लोगों को फिर लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो आप पहली बार में ही मैसेज करो, अच्छे से मैसेज अपना फॉर्म करो कि मेरी ये प्रिपरेशन है, और थोड़ा सा सामने वाले को दिखाओ कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। कोई आपको रेफरल देके अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करना चाहेगा ना कंपनी में, कि मैंने 5 रेफरल दिए कंपनी में, ठीक है, 5 रिजेक्ट हो गए, मतलब कि मैं बिना सोचे समझे रेफर कर रहा हूँ लोगों को। तो आपको क्रेडिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, दिखाओ कि मैंने लीड कोड पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरी इतनी अच्छी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, और आई एम ऑल सेट फॉर द इंटरव्यू, कैन यू रेफर मी। लोग क्यों नहीं रेफर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, बोनस मिलता है, बोनस मिलता है। और सेम गोज विद द रिक्रूटर को भी जब रीच आउट करो, आप बोलोगे कि रिक्रूटर का रिप्लाई नहीं आ रहा है, बिकॉज आपका मैसेज ही बेकार होगा ना, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसको शो तो करो कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। रिक्रूटर का तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है उसमें आपको हायर करवाने में। वो तो आपका सबसे अच्छा दोस्त है रिक्रूटर। सही बात है। ठीक है, वो तो डेफिनेटली आपके लिए जान लगाएगा कि भैया कैसे भी इसका हो जाए। पर आपकी प्रिपरेशन, आपको लगता है यू आर प्रिपेयर्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, है ना। प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको रीच आउट करना चाहिए किसी को, है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रोहित फॉर सच इंसाइटफुल पॉडकास्ट। बहुत मजा आया, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू। बाकी आपको बुलाते रहेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्वेरीज हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि रोहित से आपको क्या क्या पूछना है। रोहित का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। So you can check out Rohit's LinkedIn profile. The link is there in the description. And see you in the next podcast. Bye bye. Thanks everyone. Bye.